हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टोरेज क्लासेस के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था स्टोरेज के अंदर जो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा को हमें कहाँ रखना चाहिए, फ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा को हम कहाँ रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने कॉन्फ़िगर किया था, देखा था स्टोरेज क्लासेस के बारे में। और उसके बाद हमने एक सिंपल सा हमने जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमें उसका स्टोरेज क्लास स्पेसिफाई करना था। ये सब हमने देखा था। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के थ्रू हम कैसे हमारे S3 को बता सकते हैं कि जैसे कि सपोज आपका एक ऐसा यूज केस है जिसके अंदर आप S3 के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट कर रहे हैं, कोई डाटा आप इंसर्ट कर रहे हैं, जिसको यूजर्स जो हैं 1 मंथ तक तो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करेंगे, और आफ्टर 1 और 2 मंथ आपका वो डाटा होगा बहुत कम एक्सेस होगा, इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये पता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के हेल्प से लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल ऐड करके एक बकेट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप उसके स्टोरेज क्लास को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो AWS ICMT बकेट नेम से मैंने एक बकेट क्रिएट किया है। बाकी सब परमिशन सभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ हमारा एक बकेट क्रिएट हो गया है। अब हम बकेट्स के प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ नहीं, मैनेजमेंट के अंदर हम जब आते हैं तो यहाँ रेप्लिकेशन रूल के अलावा यहाँ एक लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन है। तो लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन रूल दे के आप S3 को बता सकते हैं कि यस, आपका ये डाटा है, इतने दिन तक जो है इसमें रहना चाहिए, उसके बाद इसको ये स्टोरेज क्लास से इसमें डाल दो। ये सभी चीज़ें हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइफ साइकिल रूल्स लाइफ साइकिल रूल नेम से इसका मैं नेम दे देता हूँ, और इसको मैं अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइफ साइकिल रूल एक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे दिया है ट्रांजैक्शंस करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। तो इससे अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये केवल आपके उसी डाटा को जो है ट्रांसफर करेगा उस स्टोरेज क्लास के अंदर जो आपके करंट वर्जन के होंगे। अगर इसमें आपको जो वर्जन्स की मैं अगर बात करूं तो अभी हमने वर्जनिंग इनेबल नहीं किया है, वो हमें करना पड़ेगा। तो वर्जनिंग जब हम इनेबल कर देंगे उसके बाद जो होगा, हम जैसे कि हम वर्जनिंग की बात करते हैं, अगर हम उस एक ऑब्जेक्ट के नेम, एक सेम ऑब्जेक्ट के नेम से अगर कोई और हम डाटा ऐड करते रहे सेम नेम से, तो क्या होगा, उससे वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, तो अगर ऐसा है तो, या फिर अगर हमारा डाटा डिलीट हो गया तो वो सब पे जो है वर्जनिंग टैग लग जाता है। तो वो जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया है कि करंट वर्जन का जो ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी को ये जो है आपके स्टोरेज क्लासेस के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉन करंट वर्जन के भी ऑब्जेक्ट्स को अगर ट्रांसफर करना है आपके स्टोरेज क्लास के अंदर, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ये एक्सपायर करंट वर्जन ऑब्जेक्ट, एक्सपायर यानी डिलीट करने के लिए जो है यहाँ पे करंट वर्जन के किस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करना है, तो उसके लिए आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट अनकरंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, परमानेंटली डिलीट करने के लिए डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट, ये सभी जो है यहाँ पे आप रूल्स बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आप जब नीचे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा करंट ट्रांजैक्शंस करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस, यहाँ पे ये दिया हुआ है। और यहाँ पे स्टोरेज क्लास का यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड के अंदर है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर इसने जो है स्टोरेज क्लास को चूज किया हुआ है। तो यहाँ पे डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप 30 डेज दे देंगे तो उससे होगा क्या, 30 डेज के बाद आपका ये जो ऑब्जेक्ट होगा इस क्लास से दूसरे क्लास के अंदर, तो यहाँ पे देखिए अब ये 30 डेज के बाद क्या होगा, इंटेलिजेंट टायरिंग के अंदर चले जाएगा। या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे ग्लेशियर के अंदर डाल सकते हैं। तो ग्लेशियर के अंदर 90 डेज के बाद इसको ग्लेशियर के अंदर डाल दो, ग्लेशियर इंस्टेंट एक्सेस। फिर उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे डीप आर्काइव या फ्लेक्सिबल रिट्राइवल है तो डीप आर्काइव में डाल दो। तो आफ्टर 150 डेज
ये डीप आर्काइव में चल जाना चाहिए। तो अगर आपका जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है 30 डेज के तक वो उसके पहले तक वो जो है फ्रीक्वेंट रहेगा, 30 डेज के बाद ये इनफ्रीक्वेंट होने लगेगा। तो इसको 30 ये स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल देना है। 90 डेज के बाद इसको ग्लेशियर के अंदर और 150 डेज के बाद इसको डीप आर्काइव में डाल देना है। ऐसा हम रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रिव्यू ट्रांजेक्शन एंड एक्सपायरेशन एक्शन तो यहाँ पे हुआ है। करंट वर्जन एक्शन 0 ऑब्जेक्ट अपलोडेड, अभी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट विद स्टैंडर्ड एआई और ये सभी जो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और यहाँ पे वो सभी जो हमने कॉन्फ़िगर किया यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अभी नॉन करंट वर्जन एक्शन 0 दिखा रहा है, बट अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट किया तैसे यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे ओपन हो गया, एक और टास्क बार यहाँ पे ओपन हो गया जिसके अंदर ट्रांजेक्शन नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास। तो ये नॉन करंट वर्जन्स के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी ये पहले स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर है। नंबर ऑफ डेज इसके अंदर भी आप बता सकते हैं कि यस पहले 30 डेज के अंदर इतना रहना है। इसके अंदर आप वर्जन्स को भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये इंटेलिजेंट टायरिंग के अंदर चला जाएगा या ग्लेशियर के अंदर चला जाएगा आफ्टर 60 डेज। देन इसको भी आप जो है डीप आर्काइव के अंदर डाल देंगे। ये सभी चीज़ें ऐसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और एक बात, जब आप अगर आप पहले इसको ले रहे हैं देन उसके बाद अगर आप ग्लेशियर पे लगा दे रहे हैं तो आप फिर इन सभी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही मैंने अभी ग्लेशियर जब सिलेक्ट किया था तो ये सभी मेरे ऑप्शंस चले गए। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो अब मैं यहाँ पे 180 डेज दे दे रहा हूँ और इस तरीके से मैंने अब यहाँ पे नॉन करंट वर्जन एक्शन को भी ऐड कर दिया। आप चाहें तो मैं इसके जो एक्सपायर यानी ये ऑब्जेक्ट कितने दिन बाद डिलीट हो जाना चाहिए मैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। और देन जब मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाऊँगा तो यहाँ पे डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो कितने डेज के बाद वो ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के कितने दिन बाद उसको डिलीट करना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं 90 डेज के बाद जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए इस तरीके का भी मैं यहाँ से रूल ऐड कर सकता हूँ। तो इतना सब करने के बाद डीप आर्काइव must be at least 90 days more than value for glacier instant। ओके, तो इन दोनों के बीच में कम मिनिमम जो है 90 डेज का गैप होना चाहिए तभी ये होगा। तो ओके, मैं यहाँ पे 150 से मैं इसको 190 या 180 कर देता हूँ, 190 कर देते हैं, वो अब हो जाएगा। तो 190 मैंने कर दिया एंड क्रिएट रूल। यस, इसको जो है पेज को, तो अब यहाँ पे एक लाइफ साइकिल रूल यहाँ पे ऐड हो गया हमारे इस बकेट के अंदर। तो अब हम इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो उसको कब क्या कि फ्रीक्वेंट स्टोरेज से इनफ्रीक्वेंट स्टोरेज क्लास के अंदर और इनफ्रीक्वेंट में से भी जब जैसे कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, फिर ग्लेशियर, फिर डीप आर्काइव में वो इस फाइल को डालते रहेगा। तो AWS क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। AWS हमने जो कॉन्फ़िगर किया है उस अकॉर्डिंग जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग स्टोरेज क्लास के अंदर शिफ्ट करता रहेगा कि आप तो इससे होगा क्या, आपका जो भी फाइल आप पहले ही कॉन्फ़िगर कर देंगे आपके ऑब्जेक्ट्स को, आपके बकेट्स को, तो इससे आपका कॉस्ट एफिशिएंसी कम हो जाएगा। बट ये तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में इसमें हमें खुद से बताना पड़ा कि ये हमें इतने दिन ऐसा करना है। पर ऐसा हो सकता है कि हमारा जो डाटा है कुछ और दिन के लिए जो है इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड हो और हमने उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर डाल दिया तो होगा क्या, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर अगर वो डाटा होगा तो उसको रिट्राइव करने में और बहुत जो है प्रॉब्लम्स होंगे और साथ में आपका कॉस्ट भी, चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो उस केस में जो ये लाइफ साइकिल है ये ज़्यादातर यूज़ नहीं आता है। उसके लिए AWS का एक और सर्विस है जिसके बारे में हमने कल बात किया था, तो हम उसको देख लेते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये बस मैंने आप लोगों को यस ऐसा भी एक हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा रूल भी हम ऐड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने इसको बताया था। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इससे भी बेटर एक ऑप्शन है हमारे स्टोरेज क्लासेस के अंदर। अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंट टियरिंग के बारे में,
हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में देखा था, जब मैं स्टोरेज क्लासेस के बारे में डिफाइन कर रहा था, जब स्टोरेज क्लासेस को हम समझ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था इंटेलिजेंट टायरिंग के बारे में कि इंटेलिजेंट टायरिंग कैसे काम करता है। ये AWS आपका इसको मॉनिटर करता है और आपके फाइल्स या ऑब्जेक्ट्स के एक्सेस के वो किस अकॉर्डिंग एक्सेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो खुद AWS क्या करता है, मॉनिटर करने के बाद उसको उसके स्टोरेज क्लासेस को चेंज करते रहता है, और ताकि आपको कम से कम कॉस्ट देना पड़े, कम से कम चार्ज पे करना पड़े। तो वो क्या करेगा, आपके पहले आपके डाटा को स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में से इंटेलिजेंट अगर आप टायरिंग का चूज करेंगे तो उससे वो ग्लेशियर में डालेगा। ग्लेशियर में भी आपका अगर ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल है उसमें अगर आपका डाटा डालेगा, उसमें भी आपका डाटा जो है रिट्राइव नहीं हो रहा है, उसको कोई एक्सेस या डाउनलोड नहीं कर रहा है काफ़ी दिनों तक, तो उससे फिर उसको और डीप आर्काइव में डाल देगा। और फिर जब उस डाटा को सब फ्रीक्वेंटली एक्सेस करने लगेंगे तो फिर उसको वो वापस से जो है फ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज क्लासेस के अंदर लगा देता है। तो इसलिए ये जो है बेस्ट है इंटेलिजेंट टायरिंग अगर हम कंपेयर करें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के। तो कॉन्फ़िगरेशन नेम यहाँ पे दे रखा है, मैं कोई भी एक नेम यहाँ पे दे देता हूँ, AWS फर्स्ट रूल, बस ऐसे ही मैंने कुछ नेम मैं यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको भी मैं सभी हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे दिया है आर्काइव रूल एक्शंस के ऊपर, तो आर्काइव रूल एक्शंस के ऊपर यहाँ पे दे रखा है व्हेन एनेबल्ड इंटेलिजेंट टायरिंग will automatically move object that haven't been accessed for a 90 days of minimum 90 days to the आर्काइव एक्सेस टायर। तो ये जो है आर्काइव एक्सेस टायर के अंदर डाल देगा। और अगर आप डीप आर्काइव को एनेबल करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट को मूव कर देगा 180 डेज तक, अगर वो नहीं हुआ तो डीप आर्काइव टायर के अंदर। तो आप यहाँ पे इन दोनों को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे वो नंबर ऑफ डेज जो यहाँ पे दिया है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड अप टू 730 डेज। तो 90 डेज के अप और या जो है 730 डेज के कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 90 ऐड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं 180 ऐड कर दे रहा हूँ, और यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो अब हमारा एक फ्री टायर का इंटेलिजेंट टायर का यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, एक रूल ऐड हो गया है। तो अब आप अगर इस बकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को पहले तो वो फ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर रखेगा, देन AWS जो है उसको मॉनिटर करते रहेगा क्लाउड वॉच के थ्रू, और उसके बाद अपने डाटा उसको आपके उसको कितने लोग उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, वो डाटा एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सभी देखते हुए AWS क्या करेगा, उसके जो स्टोरेज क्लासेस है उसको चेंज करता रहेगा ताकि आपको ज़्यादा चार्जेस ना लगे। तो उसके लिए आप ये इंटेलिजेंट टायरिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत बेस्ट है। ये बस आप इसके अंदर ना आपके रिट्राइवल चार्जेस लगते हैं, ना ही आपके स्टोरेज क्लास का कोई मिनिमम डाटा यूसेज साइज है जिसकी जैसे कि 128 KB डाटा होना चाहिए और इतना जो है उसके ऊपर वो चार्ज करता है, ऐसा कोई भी इसके अंदर जो है चार्जेस या रूल्स नहीं है। इसके अंदर बस आपको सिंपली क्या होता है इंटेलिजेंट टायरिंग के अंदर, इसके अंदर आपको आपके AWS जो मॉनिटर कर रहा है और ऑटोमेट कर रहा है आपके स्टोरेज क्लासेस को, उसकी आपको सर्विस चार्ज देनी होती है। तो ये हमारा AWS का इंटेलिजेंट टायरिंग का ऑप्शन था, जिसको आप ऐसे इनेबल करके उसके बाद जो आप ऑब्जेक्ट डालेंगे वो अब ऑटोमेटिकली 90 डेज के बाद आर्काइव के अंदर चले जाएगा, फिर उसके बाद 180 डेज के बाद वो डीप आर्काइव के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटेलिजेंट टायरिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब मैंने इसको भी डिलीट कर दिया एंड अब मैं यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाऊँ। तो अभी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देता हूँ एंड अपलोड। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए अपलोड किया क्योंकि अब मैं AWS की आपको एक और सर्विस के बारे में, एक और यूज़ केस के बारे में बताने वाला हूँ।
जो कि है प्री साइंड यूआरएल के बारे में। प्री साइंड यूआरएल मतलब अभी जब हम हमारे इस ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करने का हो, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट हो इसको पब्लिकली हम एक्सेसिबल इसको ना बनाएं, बट हमारा जो यूज़र है वो AWS यूज़ नहीं करता है, तो उस ऐसे केस में AWS हम जो है हमारे ऑब्जेक्ट को कैसे हम यूज़र को एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो इसका आंसर है आप प्री साइंड यूआरएल का यूज़ कर सकते हैं। प्री साइंड यूआरएल एक क्रिएट करेंगे आप, जिसमें आप लोग जो है टाइम भी सेट कर सकते हैं कि यस यूजर को इस टाइम से इस टाइम तक जो है हमारा ये यूआरएल हमारा ये ऑब्जेक्ट उस तक जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। उसके बाद यूजर भी उसको एक्सेस नहीं कर पाए, जो हमारा क्लाइंट है वो भी उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो ऐसा भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं अभी बात करूं, तो अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। बट अगर मैं यही ऑब्जेक्ट को इसका जो यूआरएल कॉपी करूं और इसको अगर मैं यहाँ पे अभी पेस्ट करूंगा, तो ये अभी यहाँ पे परमिशन डिनाई आ गया है, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने पब्लिक इसको पब्लिकली नहीं किया है, पब्लिकली होस्ट नहीं किया है, तो इसलिए जो है पब्लिकली एक्सेस नहीं करने की वजह से ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से ये किसी को एक्सेस नहीं हो पाएगा। हम इसको चाहते हैं कि हम इसको पब्लिकली एक्सेसिबल ना बनाए, बट फिर भी हमारा जो क्लाइंट है जो कि एक AWS के सर्विसेज से AWS के अकाउंट का यूज ना करता हो, ये वो इस सभी से बिलोंग ना करता हो, फिर भी वो हमारे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाए, उसको जो ऑब्जेक्ट के अंदर से डाउनलोड करना है वो कर पाए। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं, हम जो है उसके लिए एक प्री साइंड यूआरएल को जनरेट कर सकते हैं। तो प्री साइंड यूआरएल मतलब अभी जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट का नेम है, और इसके अलावा जो है आपको ऑब्जेक्ट का प्री साइंड यूआरएल जो है आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पे तो ये कुछ भी नहीं है, बट अगर वही उसी को मैं यहाँ से अगर ओपन करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका इतना जो है ये आपके जो AWS का जो होस्ट नेम एंड वो यूआरएल वो सभी है, और ये जो आपका ये पूरा दिख रहा है ये कंटेंट जो है ये आपका प्री साइंड यूआरएल है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके का यूआरएल क्रिएट करके आप जो है क्लाइंट के पास भेज सकते हैं, और वो वहाँ से हमारे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें जो ऑब्जेक्ट को प्री साइंड यूआरएल देना है, हम उस ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.png जो हमने फाइल अपलोड किया है, मैंने उसको सेलेक्ट कर रखा है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे ऑब्जेक्ट एक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर विद द प्री साइंड यूआरएल। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है शेयर विद द प्री साइंड यूआरएल, और यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इंटरवल अंटिल द प्री साइंड यूआरएल एक्सपायर्स। तो उसका एक्सपायर आप कितने देर में आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 मिनट्स दूंगा और एक क्रिएट प्री साइंड यूआरएल पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक प्री साइंड यूआरएल क्रिएट हो गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको अब जब आप अभी हमने इसके पहले अभी हमने इसको एक्सेस करने का ट्राई किया था ब्राउजर के ऊपर, तो हमारा वो ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं हमारे उस प्री साइंड यूआरएल के हेल्प से मैं इसको ऑब्जेक्ट को हमारे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए अब हमारे उस ऑब्जेक्ट के प्री साइंड यूआरएल से हम अपने ऑब्जेक्ट को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं ब्राउजर के ऊपर। तो इस तरीके से आप जो है प्री साइंड यूआरएल क्रिएट करके क्लाइंट्स को अपने प्रोवाइड कर सकते हैं, या उसके अंदर आप उसका टाइम जो है टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट होगा कितने टाइम तक एक्सेसिबल होगा यूजर को। तो हमने 2 मिनट्स का जो है टाइम इसके अंदर दे रखा है। तो अभी जो है हमारा ऑब्जेक्ट अभी एक्सेसिबल है, तो वेट करते हैं 2 मिनट्स कंप्लीट होने का। 2 मिनट्स के बाद हम फिर से हमारे इस इमेज को यहाँ पे
एक्सेस करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे वो हमें एक्सेस होता है या नहीं। तो इस तरीके से हम जो है प्री साइंड यूआरएल को अलाउ कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको और भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्शंस करने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड एज आपको देखने को मिल जाता है, कैलकुलेट टोटल साइज, कॉपी, मूव, कॉपी करके उसको एक बकेट से दूसरे बकेट के अंदर करना, मूव करके भी ऐसे आप कर सकते हैं, क्वेरी विथ S3 सेलेक्ट क्वेरी करना। यहाँ पे एडिट एक्शंस के अंदर रीनेम ऑब्जेक्ट का अगर आपको रीनेम करना है, आपके इसका स्टोरेज क्लास को अगर आपको इसका चेंज करना है, एडिट करना है, अभी तो ये बाय डिफॉल्ट अगर हमने क्रिएट किया है इसके अंदर हमने कोई भी स्टोरेज क्लास को डिफाइन नहीं किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंट एक्सेस या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर ये क्रिएट हुआ होगा। तो हम उसको एडिट करके चाहें तो देखिए अभी स्टैंडर्ड के अंदर है, तो हम इसको एडिट करके चाहें तो इंटेलिजेंट टियरिंग या किसी और स्टोरेज क्लास के अंदर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको ये सभी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। देन यहाँ पे एडिट सर्वर साइड इंक्रिप्शन, आप अपने जो है इसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं। मेक पब्लिक यूजिंग CLI से आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट को यूजिंग CLI, और ये सभी चीज़ें हम जो है कर सकते हैं। तो अब मैं जो है 2 मिनट्स हो चुका है और मैं फिर से हमारे इस ऑब्जेक्ट को, हमारा जो ऑब्जेक्ट URL था मैं उसको पेस्ट करता हूँ और फिर से अब मैं एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। तो यह देखिए एक्सेस डिनाइड, रिक्वेस्ट हैज एक्सपायर्ड, ये आपको यहाँ पे मैसेज देखने को मिल रहा है। और एक्सपायर टाइम्स कितना था 120, यहाँ पे सेकेंड्स में यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये 120 जो हमने 2 मिनट्स दिया था जो कि 60 सेकेंड्स, तो 120 यहाँ पे सेकेंड्स तक का ही हमें जो है ये पेज एक्सेसिबल था। उसके बाद ये एक्सपायर हो गया है, तो एक्सपायर्स का भी यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कब जो है एक्सपायर हुआ है, सर्वर टाइम, यहाँ पे सभी चीज़, रिक्वेस्टेड आईडी, पोस्ट आईडी, यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। तो अब ये जो है हमें एक्सेसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप प्री साइंड URL का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को जो है एक्सेसिबल कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। तो ये हो गया हमारा प्री साइंड URL। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के थ्रू हमें कैसे हम स्टोरेज क्लास को मैनेज कर सकते हैं, और भी कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए हम जो है इंटेलिजेंट टायरिंग स्टोरेज क्लास का कम यूज कर सकते हैं, उसको हमें कैसे उसको ऐड करना है हमारे S3 बकेट के अंदर, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसके बारे में हमने देखा। देन अभी हमने नेक्स्ट देखा AWS का जो प्री साइंड URL था, प्री साइंड URL से जो है क्रिएट करके उसको कैसे हम किसी नॉन AWS अकाउंट यूजर को, या फिर आप कह सकते हैं अपने क्लाइंट को जो कि AWS नहीं यूज करता है, उसको आप अपना ऑब्जेक्ट कैसे शेयर कर सकते हैं विदाउट उसको अपने ऑब्जेक्ट को पब्लिकली किए हुए। तो ये सब जो है अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं सिंपली CLI के थ्रू हमारे एक ऑब्जेक्ट, हमारा एक S3 बकेट कैसे क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से, हम अभी इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, डिलीट, एंड ये अभी डिलीट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट हो गया। तो अब हमारा बकेट एम्प्टी हो गया होगा, तो अब हमारा बकेट भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं इस बकेट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो AWS बकेट एंड डिलीट, तो अब हमारा बकेट डिलीट हो गया है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बकेट यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये बकेट लिस्ट नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बकेट क्रिएट करता हूँ CLI अपने क्लाउड शेल के अंदर। तो क्लाउड शेल के अंदर कैसे हम CLI कमांड के साथ बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे AWS के CLI कमांड रेफरेंस के अंदर आप S3 के सभी कमांड्स के बारे में आप AWS के डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर आके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे आपको
जो है सब करना है। AWS को, AWS के S3 को, S3 सर्विस को आप CLI के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैंने अपना टर्मिनल यहाँ पे क्लाउड शेल का ओपन कर लिया है। मैं इसको एक नेक्स्ट दूसरे टैब में ओपन करता हूँ और मैं इसका फॉन्ट साइज आप लोगों को इंक्रीज करके इसका फॉन्ट साइज में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को विजुअल हो। तो यहाँ पे मैंने क्लाउड शेल का जो हमारा यहाँ पे टर्मिनल था ओपन किया है, ये पी साउथ 1, यानी ये हमारे मुंबई रीजन के अंदर है। अब इसके अंदर आपको अगर S3 क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था AWS अगर आपको EC2 देना है तो आप AWS EC2 ऐसे कमांड्स दे के आप कर सकते हैं। तो अभी मेरे को AWS का S3 यूज़ करना है, तो AWS अगर मैं S3 करूँगा तो देखिए क्या आता है। तो AWS S3 सब कमांड यहाँ पे पैरामीटर्स आपने जो नहीं दिया है, आर्गुमेंट्स आपको देना है। तो S3 के अंदर अभी मुझे क्या करना है, अगर हम बात करें, अगर हमें बकेट क्रिएट करना है तो उसके लिए जो कमांड होता है MB यानी मेक बकेट। यहाँ पे आप AWS के CLI के अंदर भी ये सभी कमांड्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए CP यानी कॉपी, मूव और रिमूव, ये सभी तो कॉर्बन है। LS कर सकते हैं, MB जो है मेक बकेट के लिए होता है, और ये सभी जो है कमांड्स यहाँ पे हैं अवेलेबल कमांड्स, LS, CP, MB, MV, प्रीसाइन, RB, ये सभी कमांड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि आपके वेबसाइट अगर वो करना है या प्रीसाइन URL देना है तो ये सभी के लिए क्या क्या कमांड यूज होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं एक नॉर्मल सा एक जो है S3 बकेट क्रिएट करता हूँ। तो AWS के अंदर S3 सर्विस आप यूज कर रहे हैं। S3 के अंदर आप में क्या कर रहे हैं, हमें बकेट क्रिएट करना है। तो हमने दिया MB और फिर MB यानी मेक बकेट, उसके बाद हमें बकेट का हमारा नेम देना है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से आर्गुमेंट पास करना होता है। अब यहाँ पे आप किस नेम से अपने बकेट को क्रिएट करना चाहते हैं वो नेम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ICNT टेस्ट CLI करके मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, और आप चाहें तो यहाँ पे रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके इस बकेट को किस रीजन के अंदर आप चाहते हैं कि इसको आप क्रिएट करें। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रीजन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, US वेस्ट टू US वेस्ट, ऐसे आप क्या कि यहाँ से जो है रीजन्स के अंदर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं जो है इसको रीजन्स नहीं सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली मैं बस अपने बकेट का नेम देके एक बकेट को क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। तो जब मैं रीजन कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा तो ये क्या करेगा, आपके डिफ़ॉल्ट रीजन के अंदर ही आपके इस बकेट को क्रिएट कर देगा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए मेक बकेट ICNT टेस्ट CLI जो है क्रिएट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये सच में जो है हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ से अगर मैं क्रिएट बकेट पे अब क्लिक करूँ, सॉरी, इसका मैं साइज एक बार नॉर्मल हम इसका साइज कर लेते हैं, एंड इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ इस पेज को तो यहाँ पे हमारा जो है एक बकेट क्रिएट हो गया है। तो हम आ जाते हैं बकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ICNT टेस्ट CLI जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ICNT टेस्ट CLI, वो यहाँ पे एक बकेट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप इस तरीके से जो है बकेट क्रिएट कर सकते हैं। और अब मैं जो है अगर अभी हम हमारे CLI के अंदर अगर मैं हमारे बकेट को सेलेक्ट करूँ, जैसे कि AWS S3 LS करूँ, तो अभी हमारा जो ये AWS का जो हमने बकेट क्रिएट किया वो बकेट यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा अब मैं इसके अंदर मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए AWS S3 LS करने से यहाँ पे आपका जो S3 की लिस्ट थी, यहाँ पे बकेट्स की लिस्ट थी, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप बकेट की लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप AWS S3 एंड LS, उसके बाद अपने बकेट का यहाँ पे नेम देंगे जो कि था ICNT टेस्ट
CLI। तो यहाँ पे एलएस करेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ भी हमारे बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हमारे इस बकेट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ से हमारे इस बकेट को हमारे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अपलोड करता हूँ, और तो ये देखिए इसका नेम 6.png यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, और अब हम हमारे CLI के अंदर जाते हैं। मैं फिर से फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं फिर से वही कमांड अगर अब मैं चलाऊँ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो गया है, जो कि हमारा 6.png हमने जो दिया था उसका हमारा यहाँ पे लिस्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से खुद आप ऑब्जेक्ट को चाहें तो यहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट AWS S3 फिर CP करके आप जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो हमने ये ऑब्जेक्ट को ऐड किया है, अगर मैं इसकी बात करूँ हमारे इस ऑब्जेक्ट की, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी हमने कोई भी जो है एक्सेस का, पब्लिक एक्सेस का, ये सभी चीज़ें कुछ भी अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हमने देखा था CLI के थ्रू हम जो है इसके ऊपर प्रीसाइन URL भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो हमने प्रीसाइन URL का देखा था, वैसे ही मैं हमारे इस S3 के बकेट के ऊपर भी मैं प्रीसाइन URL लगा देता हूँ। तो हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रीसाइन URL लगाने के लिए जो कमांड था AWS S3, उसके बाद प्रीसाइन का हमें यूज करना है। देन यहाँ पे हमारे बकेट का जो नेम था ICNT test-CLI। देन इस बकेट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है जिसका नेम है 6.png। तो आपके बकेट नेम और आपका ऑब्जेक्ट नेम जो है आपको यहाँ पे, मतलब आपका पूरा पाथ आपका बकेट और फाइल का ऑब्जेक्ट का यहाँ पे दे देना है, जिसके ऊपर आपको प्रीसाइन URL सिलेक्ट करना है, क्रिएट करना है। तो ये हमने यहाँ पे AWS S3 प्रीसाइन, और ये जो है हमने हमारा बकेट नेम और ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे दे दिया। और जैसे ही अब मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे HTTP और ICNT ऐसा कर ले कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हमको एक प्रीसाइंड URL आ गया है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अगर मैं इसको अब यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये देखिए हमारा वो ऑब्जेक्ट पब्लिक, यहाँ पे हमने उसको ब्राउजर पे एक्सेस कर लिया यूजिंग प्रीसाइंड URL। तो इस तरीके से हम ये जो URL था प्रीसाइन URL करना या जो भी, ये हमने CLI के अंदर किया। तो इस तरीके से हम जो है CLI का यूज करके भी हम हमारे S3 बकेट्स के अंदर सभी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आप करना चाहें, यहाँ से आप देख सकते हैं और उसको उसके अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको कॉपी करना हो या जो बकेट क्रिएट करना, ये सभी यहाँ पे आपको सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर तो ऑफ पाथ आर्गुमेंट, सिंगल लोकल फाइल S3 ऑब्जेक्ट ऑपरेशन ये कैसे करेंगे, डायरेक्टरी एंड S3 प्रीफिक्स ऑपरेशंस आप कैसे करेंगे यूजिंग CLI। तो ये सभी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको बस एक सिंपली मैंने एक जो है बकेट क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके उसको लिस्ट आउट किया, फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने यहाँ से एक प्रीसाइंड URL जनरेट किया। तो ये सभी हम जो है CLI के हेल्प से कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसकी साइज को डिक्रीज करता हूँ। तो इस तरीके से हम जो है हमारे प्रीसाइंड URL का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने जो है कोई और सेटिंग्स नहीं किया था, कोई भी हमने परमिशन अलाउ नहीं किए थे इसके ऊपर।
यहाँ पे देखिए अभी भी ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस जो है ऑन है, यानी अभी भी ये पब्लिकली सभी एक्सेस को ब्लॉक किया हुआ है। ना ही हमने यहाँ पे कोई पॉलिसी जनरेटर ऐड किया, पॉलिसी जो है ऐड की, बट प्री साइंड यूआरएल का यूज करने से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से हम AWS के S3 सर्विस को CLI के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एंड डिलीट एंड क्लोज। ऑब्जेक्ट जो है हमारा डिलीट हो गया है। ऑब्जेक्ट मिसिंग यहाँ पे आने लगा, तो सब यस आएगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है डिलीट हो चुका है। और यहाँ से आपका जो बकेट है उसको भी आप यहाँ से अब डिलीट कर सकते हैं। तो ICNT टेस्ट CLI, तो अब हमने CLI को टेस्ट कर लिया। तो अब मैं यहाँ से इसको भी कॉपी और पेस्ट करता हूँ और डिलीट। तो अब जो है हमारा बकेट डिलीट हो गया। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमने देखा AWS का पहले लाइफ स्टोरेज क्लास मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में देखा। लाइफ साइकिल रूल जैसे हम कैसे हम ऐड करके हमारे S3 के बकेट के ऊपर हम हमारे ऑब्जेक्ट्स के स्टोरेज क्लासेस को जो है डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा हम AI जो आई हमारा जो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो था, जो इंटेलिजेंट टायरिंग का हम कैसे स्टोरेज क्लास का यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजेंट स्टोरेज टायरिंग का, उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको हम कैसे हमारे बकेट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। एंड देन हमने देखा प्री साइंड यूआरएल के हेल्प से कैसे हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को बिना पब्लिक किए भी हम उसको कैसे ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसको दूसरों को शेयर करके उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो प्री साइंड यूआरएल के बारे में भी हमने देखा, प्री साइंड यूआरएल क्या होता है। और फिर हमने देखा इसी सभी चीज़ों को हमने जो है S3 के कुछ, जैसे हमने CLI के हेल्प से भी S3 के ऊपर ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट करके देखे। तो इस क्लास में इतना ही। और अगर मैं आपको हमारा कोर्स कंटेंट में यहाँ पर एक बार आपको दिखा दूँ, तो अब तक हमने हमारा जो फंडामेंटल्स था उसको क्लियर किया। देन हमने हमारा कंप्यूट लैब को जो है कंप्लीट किया, जिसके अंदर मैंने आपको विंडोज़ और लाइनक्स के इंस्टेंसेस क्रिएट करके उसको एक्सेसिबल बना के दिखाया। AMI हमने क्रिएट किया था, स्नैपशॉट्स हमने क्रिएट किए, इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शंस करके हमें कैसे क्या आप देखने को मिलता है, ये सब हमने देखा। मेमोरी और स्टोरेज को जो है हमने अपग्रेड करके देखा। लाइफ साइकिल मैनेजर का जो मैं वहाँ पे भी मैंने यूज़ केस बताया था, कैसे आप शेड्यूल करके आप अपने इंस्टेंस का स्नैपशॉट्स ले सकते हैं, उसको बैकअप के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें जो है हमने देखी थी। AWS और EC2 CLI भी हमने जो हमने देखा था, EC2 को CLI के थ्रू कैसे हमें करना है, और कैसे हम इंस्टेंस टाइप को जो है स्टॉप स्टेट के अंदर जो है हमारे इंस्टेंट टाइप को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस कंप्यूट लैब को हमने जो भी था हमने पूरा कर दिया। इसके अलावा भी मैंने और भी आपको एक्स्ट्रा जो है कुछ टॉपिक्स जो है बताए थे। और उसके बाद हमने स्टोरेज लैब को देखा। हमने अभी नेटवर्किंग का लैब नहीं देखा, इसको मैंने बात स्किप करके मैं डायरेक्ट स्टोरेज लैब पे आया। मैं नेटवर्किंग का भी लैब आपको बताऊंगा। तो अभी मैं जो है स्टोरेज लैब के बारे में आप लोगों को बताया, जिसके अंदर मैंने S3 बकेट को कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर कुछ डाटा को कैसे हम जो है ऐड करेंगे, ये सभी देखा हमने। S3 के ऊपर वर्जनिंग को इनेबल करके उसके ऊपर जो है फाइल्स को ऐड करके डिलीट करके फिर उन सभी को रिस्टोर करके देखा हमने। मैनेज S3 यूजिंग CLI के ऊपर हमें S3 को कैसे मैनेज करना है, ये हमने देखा। मैनेजिंग S3 बकेट पॉलिसीज को हमने ऐड करके हमने हमारे ग्रैनुलर एक्सेस यानी हमने उसको पब्लिकली एक्सेसिबल बना दिया। तो ये हमें कैसे करना है, S3 के जो है लॉग्स कैसे हमें जनरेट करना है, ये हमने देखा। कॉन्फ़िगर लाइफ साइकिल फॉर S3 टू ग्लेशियर, ये भी हमने देखा। S3 का जो हम कैसे लाइफ साइकिल ऐड कर सकते हैं ग्लेशियर और टीप आर्काइव के स्टोरेज क्लास को आप सेलेक्ट करके। और फिर हमने एक प्री साइंड URL भी क्रिएट करके देखा S3 ऑब्जेक्ट को हमारे और जो है एक्सेस करने के लिए। देन EBS टाइप, तो मैंने हमारा जो S3 का हम जब कर रहे थे क्लास ले रहे थे तो उसी टाइम पे मैंने EBS का टॉपिक आप लोगों को क्रिएट कर दिया था, इलास्टिक
ब्लॉक स्टोरेज, जिसके अंदर आपके जो रूट वॉल्यूम्स के सभी जो हैं वो मैंने क्लियर कर दिया था। और क्रिएट EFS यानी जो है फाइल सिस्टम को क्रिएट करना और माउंट करना लाइनक्स मशीन के अंदर, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिसके अंदर हमने डाटा को जो है माउंट किया था, अनमाउंट किया था, ये सभी भी हमने करके देख चुके हैं। और क्रिएट S3 ग्लेशियर एंड अपलोड सम डाटा ऑन इट, तो ये S3 ग्लेशियर जो है ये भी हम जो है वैसे ही होगा जैसे हम नॉर्मल, मैंने आपको स्टैंडर्ड क्लास का एक स्टैंडर्ड क्लास स्टोरेज क्लास का आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट, मैंने एक बकेट के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट्स का वो कॉन्फ़िगर किया था। आप जो है ग्लेशियर का भी उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब जो है लगभग हमारा स्टोरेज लैब भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके अंदर देखिए वेबसाइट, वेब होस्टिंग और ये जो था ये है भी नहीं, फिर भी मैंने जो आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है मैंने आप लोगों को बताया कि आपके स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं अपने AWS के S3 सर्विस के थ्रू। तो इसी के साथ हमारा जो है स्टोरेज लैब भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम किसी और सर्विस के बारे में जो है स्टार्ट करेंगे, या तो वो नेटवर्किंग हो सकता है या फिर वो क्लाउड वॉच हो सकता है। अभी जैसे कि मैंने क्लाउड वॉच का आप लोगों को जिक्र किया था, क्लाउड वॉच करता क्या है, आपके सभी जो आप सर्विसेज AWS की यूज़ कर रहे हैं उन सभी के मॉनिटर करता है, उन सभी की जो मैट्रिक्स होती है उसके ऊपर आप अलार्म से सेट कर सकते हैं, क्लाउड वॉच इवेंट्स जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, या तो हम क्लाउड फ्रंट या फिर हम क्लाउड फ्रंट का भी देख सकते हैं, क्रिएट ए सैम्पल पेज एंड कॉन्फ़िगर क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लाउड फ्रंट है, क्लाउड वॉच, ये सभी सर्विसेज अभी हमारे बाकी हैं। तो इनमें से मैं किसी एक सर्विस को जो है नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। तो अब तक जो था हमारा, अब जो है हमारा लगभग जो हमारा S3 का सर्विस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक बार आप लोगों को बता ही देता हूँ हमारे S3 ग्लेशियर के बारे में, जो था ग्लेशियर का कैसे क्रिएट करना है। तो AWS ICNT बकेट, एंड मैं यहाँ से इसको क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये हमारा बकेट क्रिएट हो गया। बकेट क्रिएट करने के बाद अब मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को जो है ऐड करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से जो है मैं किसी भी एक बकेट को यहाँ से ऑब्जेक्ट को अपलोड करूँगा। तो अपलोड करते समय हमने देखा था कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे स्टोरेज क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है यहाँ पे ग्लेशियर का आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप किसी एक ग्लेशियर स्टोरेज क्लास को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉन्ग लाइफ जो आर्काइव डाटा एक्सेस्ड वंस अ क्वार्टर विथ इंस्टेंट रिट्राइवल इन मिली सेकेंड, जिसमें आपको इंस्टेंट रिट्राइवल देखने को मिल जाएगा 90 डेज के जो है तो होता है। इसके अंदर आपके पर GB फीस अप्लाई होगी, और फिर यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिट्राइवल है, फिर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल है, और यहाँ पे डीप आर्काइव है। तो इन सभी में आपको डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, ये तो आपको मिली सेकेंड के इंस्टेंट रिट्राइवल के अंदर आपको तो ये मिली सेकेंड्स के अंदर आपका ये डाटा जो भी है फास्टली आपको रिट्राइव हो जाएगा। बट अगर हम S3 फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है आपके डाटा को रिट्राइव होने के अंदर आपको मिनट्स कह लो, हावर्स भी रख सकते हैं, 1 to 2 हावर्स आपके डाटा को रिट्राइव होने में लग सकता है। और वही अगर हम डीप आर्काइव की बात करें तो डीप आर्काइव के अंदर आपके डाटा को रिट्राइव होने में 4 to 5 आवर्स तक भी लग सकते हैं। तो आपके डाटा, आपको पता है आपका ऑब्जेक्ट जो है, आप इसके अंदर जो आप उस ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं जो आप जानते हैं कि यस इसको जो है ये आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको 5 आवर्स के बाद अगर आप रिट्राइव कर एक्सेस करना चाहते हैं अपने डाटा को, 5 आवर्स के बाद भी आपका डाटा एक्सेस हो फिर भी आपको कोई उससे इशू ना हो, तो उस केस में आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी इस ग्लेशियर टाइप को जो है सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अपने फाइल, अपने ऑब्जेक्ट को। तो देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से अपलोड हो गया है। यहाँ से अब मैं क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे आप इसका स्टोरेज क्लास देख सकते हैं, यह भी ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल के अंदर स्टोर हुआ है। तो इस तरीके से आप ग्लेशियर के अंदर भी हम अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ से अभी इसको डिलीट करता हूँ। तो परमानेंटली डिलीट एंड डिलीट। तो अब यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट जो है डिलीट हो गया। तो अब हमारा बकेट एम्प्टी हो गया, तो अब हम बकेट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसी के साथ जो है हम हमारे S3 के भी सर्विस को यहीं पे हम एंड कर देंगे। S3 का अब हम S3 के सर्विसेज को हमने ऑलमोस्ट सभी सर्विसेज को जो है कवर कर लिया है। तो अब हम जो है किसी और सर्विस का जो है नेक्स्ट क्लास से हम किसी और सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यस, अब हमारा S3 बकेट जो था वो भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो S3 जो था, इस तरीके से S3 के हम सर्विस को यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।